यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। क्या यह मुझे अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रही है? आरव मुस्कुराया और बोला, मालकिन, आपकी बात बिल्कुल सही है। जब हम खतरे में होते हैं या हमें मदद की जरूरत होती है, तो हमारे करीबी लोग ही दुनिया के इकलौते ऐसे लोग होते हैं जो सही गलत या जीवन मरण की परवाह किए बिना हमारी मदद करते हैं। इसलिए मैं भी बिल्कुल मालकिन की तरह हूँ। मैं अपने प्रियजनों की मदद करता हूँ और तर्क की परवाह नहीं करता। क्योंकि भले ही आप तर्क का पक्ष लें, तर्क आपका पक्ष नहीं लेगा। आखिरकार यह एक ऐसी दुनिया है जहां सबसे मुस्तैद मुक्का ही सबसे तर्कसंगत होता है। महिला मुस्कुराई और सिर हिलाते हुए बोली, युवराज आरव बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी आगे की चर्चा निश्चित रूप से बहुत सहज होगी क्योंकि युवराज आरव इस तरह से सोचने में सक्षम हैं। मैं बहुत उत्सुक हूं, आरव ने कहा। महिला मुस्कुराई और फिर उसने अपनी उंगली से इशारा किया, जिससे आरव के सामने एक स्क्रॉल प्रकट हुआ। आरव इस बात से हैरान था। तभी महिला ने कहा, पहले इसे देख लीजिए। आरव ने अपने दिल की घबराहट को दबाया और स्क्रॉल खोला। आत्मव्रत तलवार तकनीक, मध्य श्रेणी, दिव्य स्तर। इसमें शरीर को माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है, जबकि गूढ़ ऊर्जा आकाश और पृथ्वी की ऊर्जा को एक तलवार में संघनित करने के लिए उत्प्रेरक का काम करती है। यह तलवार आत्मा पर ताला लगा देती है और जब तक आत्मा नष्ट नहीं हो जाती तब तक तलवार बनी रहती है। सावधानी, इस तकनीक में भारी मात्रा में गूढ़ ऊर्जा खर्च होती है, इसलिए आत्मिक स्तर के 5वें रैंक से नीचे के साधक इसका अभ्यास नहीं कर सकते। यदि तलवार को संघनित करने के बाद गूढ़ ऊर्जा अपर्याप्त हो जाती है तो उपयोगकर्ता को आकाश और पृथ्वी की ऊर्जा से भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। इसे कभी न भूलें। आरव ने स्क्रॉल बंद कर दिया और फिर उसने अपना सिर उठाकर शांत भाव से उसकी ओर देखते हुए कहा, इसका क्या मतलब है, मालकिन बीरा? भले ही वह सतह पर बेहद शांत दिख रहा था, लेकिन आरव के दिल के भीतर भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा था। अगर यह केवल इस गुणवत्ता की एक तलवार तकनीक होती तो वह स्वाभाविक रूप से इतना उत्साहित नहीं होता। वह आत्मव्रत तलवार तकनीक के एक विशेष प्रभाव से उत्साहित था। वह प्रभाव था दुश्मन की आत्मा को लॉक करने की क्षमता और आत्मा के नष्ट होने तक सक्रिय रहना। यदि आत्मव्रत तलवार तकनीक को नरक अग्निया 9th नर्क हिमसमीर के साथ मिला दिया जाए तो जब उसने सोचा कि कैसे नरक अग्नि की एक धारा उसके दुश्मन का लगातार पीछा करेगी, तो आरव के मन में आत्मव्रत तलवार तकनीक के स्क्रॉल के साथ इस जगह से भाग जाने की इच्छा हुई। बीरा ने आरव पर नजर डाली और कहा, युवराज आरव मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा संयमित हैं। आरव ने स्क्रॉल को मेज पर रख दिया और कहा, मालकिन, सच कहूँ तो यह तलवार तकनीक मेरे लिए बेहद मददगार है। हालांकि मैं समझता हूँ कि इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। चूंकि आपने मिलते ही मुझे इतना कीमती खजाना भेंट किया है, तो क्या आप पहले मुझे इसका कारण नहीं बताएंगी? होशियार लोगों के साथ व्यवहार करना वास्तव में आसान है, बीरा मुस्कुराई और बोली, मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ। अपने शायद गौर किया होगा, मुझ जैसी महिला दक्षिणी आन वंश की इतनी विशाल संपत्तियों का प्रबंधन कैसे कर सकती है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि युवा मास्टर आरव आन वंश में शामिल होंगे। आन वंश में घर जमाई बनकर आरव दंग रह गया और फिर उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया और कहा, मालकिन, मुझे कहना होगा कि आप वाकई बहुत खूबसूरत हैं। दुर्भाग्य से मेरे दिल में पहले से ही कोई है, इसलिए यह बिल्कुल असंभव है। क्या मजाक है? आन वंश में शादी? क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि वह अपनी पत्नी के टुकड़ों पर पले? आरव ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया, चाहे वह आत्मव्रत तलवार तकनीक का कितना भी शौकीन क्यों न हो।
आरव की बात सुनकर अधेड़ उम्र के व्यक्ति मैनेजर के मुंह के कोने तुरंत फड़कने लगे। क्या बीरा के चेहरे पर शर्मिंदगी और गुस्से की लाली छा गई और उसने आरव को गुस्से से घूरते हुए कहा, मेरा मतलब था कि मुझे उम्मीद है कि युवा मास्टर आरव मेरे आन वंश के एक गुप्त समूह में शामिल होंगे। आप मुझसे आन वंश में शादी करने के लिए नहीं कह रही थीं। आरव तुरंत शर्मिंदा हो गया। ओह, तो मुझे गलतफहमी हुई थी। सौभाग्य से वह ढीठ था और वह बस शर्मिंदगी के साथ मुस्कुराया और गंभीरता से बोला, एक गुप्त समूह? एक रक्षक के रूप में? महिला ने आरव की ओर देखा और जब उसने देखा कि आरव जानबूझकर उसे चिढ़ा नहीं रहा था तो उसका चेहरा फिर से शांत हो गया। उसने कहा, रक्षक नहीं, यह गुप्त समूह मेरे आन वंश द्वारा स्थापित एक संगठन है और यह मानक बुजुर्गों के होने के बराबर है। मेरा आन वंश आप सभी को हर साल एक निश्चित मात्रा में साधना संसाधन प्रदान करेगा और आप आन वंश की सेना का एक निश्चित हिस्सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा? आरव ने धीमी आवाज में पूछा। ज्यादा कुछ नहीं, बीरा मुस्कुराई और बोली, आन वंश के लिए हर साल 3 काम करने का वादा करें। बेशक वे पूरी तरह से आपकी क्षमता के दायरे में होंगे। इसके अलावा यदि मेरा आन वंश खतरे में हो तो आप सभी को मदद का हाथ बढ़ाना होगा। बस इतना ही? आरव ने पूछा। महिला ने सिर हिलाया। आरव ने गहराई से सोचा और कहा, मालकिन, मैं यह जानना चाहूंगा कि किस तरह के साधना संसाधन प्रदान किए जाएंगे। हर महीने 10,000 ऊर्जा पत्थर, बीरा ने कहा। इसके अलावा हम आप सभी को साधना तकनीकें और विभिन्न युद्ध तकनीकें प्रदान करेंगे। बेशक वे मुफ्त में नहीं दी जाएंगी और आपको उनके लिए योगदान अंक के बदले उनका विनिमय करना होगा। योगदान अंक? महिला ने सिर हिलाते हुए कहा, मेरे आन वंश के योगदान अंक? मेरा आन वंश अक्सर कुछ कार्य जारी करता है या उसे कुछ चीजों की आवश्यकता होती है जब हमारे आन वंश के लिए इसे स्वयं पूरा करना असुविधाजनक होता है। यदि आप इसे करते हैं और पूरा करते हैं तो आपको उसी मात्रा में योगदान अंक प्राप्त होंगे। मुझे आपको थोड़ा और बताने दें। यदि आपके पास पर्याप्त योगदान अंक हैं तो आप उनके बदले उच्च श्रेणी के दिव्य स्तर की युद्ध तकनीकें और खजाने भी ले सकते हैं। आरव ने महिला की ओर देखा और फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा, मालकिन, यह वास्तव में एक प्रभावी चाल है। इस समय आरव को इस महिला के प्रति थोड़ा सम्मान महसूस हुआ, क्योंकि जबकि इस गुप्त समूह के सदस्य स्वतंत्र लग रहे थे और आन वंश द्वारा प्रतिबंधित नहीं थे, वास्तव में ऐसा बिल्कुल नहीं था। उन तथाकथित योगदान अंकों के लिए वे विशेषज्ञ आन वंश की खातिर जान की बाजी क्यों नहीं लगाएंगे? यह उस कहावत का सजीव प्रदर्शन था, दाम करे सब काम। हम बस अपनी जरूरत की चीजों का विनिमय कर रहे हैं। बीरा मुस्कुराई और बोली, तो क्या आप शामिल होने के लिए तैयार हैं? आरव ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और फिर अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे खेद है लेकिन मैं मना करता हूं। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। क्यों? बीरा हैरान नहीं थी। मुझे बंधा हुआ रहना पसंद नहीं है, आरव ने कहा। यह एक प्रकार का बंधन है और मुझे वह पसंद नहीं है। भले ही मैं इस तलवार तकनीक से बहुत आकर्षित हूं, लेकिन फिर भी मैं मना करने जा रहा हूं। तो यह कारण है? बीरा ने सिर हिलाया और कहा, मैं युवा मास्टर आरव के फैसले का सम्मान करती हूं। हालांकि कृपया इस तलवार तकनीक को ले लें। मैं, बीरा, जो दे देती हूं उसे वापस नहीं लेती। मैं वह स्वीकार नहीं करता जिसका मैं हकदार नहीं हूं। आरव ने सिर हिलाकर मना कर दिया। क्या मजाक है? वह मूर्ख नहीं था। यह इतना सरल कैसे हो सकता था?
उसे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं था। वह जानता था कि अगर वह इसे ले लेगा तो निश्चित रूप से उसके जाल में फंस जाएगा, और उसने भांप लिया था कि यह महिला बिल्कुल नयनतारा की तरह थी। वह योजनाओं से भरी हुई थी। लगता है युवा मास्टर आरव मेरे प्रति बहुत सतर्क हैं, बीरा मुस्कुराई और बोली, ऐसा कैसा रहेगा? मैं यह तलवार तकनीक युवा मास्टर आरव को दे दूंगी यदि आप मेरे लिए एक काम करें। आप क्या सोचते हैं? वह वास्तव में कुछ योजना बना रही थी। आरव ने एक बनावटी मुस्कान बिखेरी और कहा, मालकिन बीरा, आपको यह पहले ही कह देना चाहिए था। इस तरह घुमा फिराकर बात क्यों की? मैं आरव एक सीधा सादा व्यक्ति हूँ और मुझे यह सब पसंद नहीं है। इसलिए यदि आप मेरे साथ मिलकर काम करना चाहती हैं तो कृपया हर समय स्पष्ट रहें, ठीक है? ठीक है, बीरा मुस्कुराई और बोली, वास्तव में भले ही मैं युवा मास्टर आरव से यह करने के लिए न कहूँ, फिर भी आप गुप्त ड्रैगन स्तंभ खुलने के बाद इसे करेंगे ही, क्योंकि मुझे युवा मास्टर आरव की जरूरत है कि वह रैंकिंग्स के दौरान किसी को प्रथम स्थान प्राप्त करने से रोकें, और वह व्यक्ति नाजिंग है। शायद आपने अभी तक उसके बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन मेरा मानना है कि देर नहीं लगेगी जब युवा मास्टर आरव नहीं, पूरा महाद्वीप उसका नाम जान जाएगा। नाजिंग आरव ने अपनी भौहें सिकोड़ी और कहा, उसका सरनाम भी आन है। आप गलत नहीं हैं, उसके और मेरे बीच वास्तव में एक संबंध है। हालांकि यह आपका व्यवसाय नहीं है। आपको बस इतना करना है कि जब रैंकिंग्स शुरू हो तो उसे प्रथम आने से रोकना है, ठीक है? बीरा ने एक उदासीन लहजे में बात की। बिल्कुल, आरव सहमत होने में नहीं हिचकिचाया, और फिर उसने आत्मव्रत तलवार तकनीक को अपने पास रख लिया। वह सहमत क्यों नहीं होता? वैसे भी बीरा ने उसे केवल रोकने के लिए कहा था। बीरा ने यह नहीं कहा था कि उसे सफल होना ही होगा या उसे मारना ही होगा। इसलिए समय आने पर वह उसे रोक देगा यदि वह कर सका, लेकिन यदि वह विफल रहा तो क्या वहां दूसरे लोग इसे पूरा करने के लिए नहीं होंगे? आखिरकार, भले ही वह नहीं जानता था कि नाजिंग कौन थी, उसे प्रथम स्थान पाने के लिए केंद्रीय क्षेत्र के 3 उत्कृष्ट प्रतिभाओं वायुक, मिहिर, कालेंद्र और अन्य असाधारण प्रतिभाओं का सामना करना ही होगा। हो सकता है कि इससे पहले कि मैं उससे मिलूं, वह किसी और के द्वारा मार दी जाए। इसलिए उसके पास इनकार करने का कोई कारण नहीं था, और उसने साफ मन से आत्मव्रत तलवार तकनीक ले ली। बेशर्म अजेय होते हैं। बीरा ने उसकी ओर उदासीनता से देखा लेकिन कुछ नहीं बोली। मालकिन बीरा, मुझे आपके साथ कुछ व्यापार करना है। आरव ने आखिरकार अपने असली काम के बारे में सोचा, जो कि तंत्र की नीलामी करना था। बताइए। आरव ने पंच तत्वों का एक उच्च श्रेणी का तंत्र निकाला और उसे बीरा को थमा दिया, और फिर वह मुस्कुराते हुए चुप रहा और उसकी ओर देखने लगा। बीरा ने जब देखा कि यह पंच तत्वों का एक तंत्र है तो उसने अपनी भौहें सिकोड़ी, क्योंकि वह स्वाभाविक रूप से ऐसे तंत्रों को महत्व नहीं देती थी। हालांकि देखते ही देखते उसकी आंखों में आश्चर्य की एक लकीर उभर आई, और उसे तुरंत दिलचस्पी हो गई जब उसने देखा कि यह एक उच्च श्रेणी का तंत्र था। बेशक उसे तंत्र में नहीं बल्कि उसे बनाने वाले व्यक्ति में दिलचस्पी थी। युवा मास्टर आरव एक आत्मतंत्री हैं? बीरा ने पूछा। हाँ, आरव ने इसे छुपाया नहीं। युवा मास्टर आरव ने ही इसे बनाया है। हाँ? बीरा के चेहरे पर एक मुस्कान उभरी और उसने कहा, मुझे लगभग धोखा हो ही गया था। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि युवा मास्टर आरव वास्तव में एक प्रतिभाशाली आत्मतंत्री होंगे। हम उच्च श्रेणी के तंत्र बनाने की आपकी सफलता दर क्या है? 20% या शायद 30%? 50%? आरव ने थोड़ा सच छुपाया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वह उसे कोई विलक्षण जीव समझे।
बीरा ने अपने चेहरे की मुस्कान को थाम लिया और हल्की नाराजगी के साथ बोला, युवा मास्टर आरव, मजाक करना बंद करें। मजाक। आरव ने अपना सिर हिलाया और फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिसके बाद उसके सामने 1000 उच्च श्रेणी के तंत्र प्रकट हो गए। बीरा इन तंत्रों को देखकर तुरंत दंग रह गई। अपने अनुभव और धन के साथ उसने अपने जीवन में क्या नहीं देखा था, लेकिन वह अभी भी इस दृश्य से स्तब्ध थी, क्योंकि ये सभी 1000 तंत्र उच्च श्रेणी के थे। हे भगवान, ये सभी उच्च श्रेणी के तंत्र हैं। यह क्या है? क्या सभी आत्मतंत्रियों के स्थापना पूर्वज वापस लौट आए हैं? मुझे ये सब चाहिए। बीरा एक पल के लिए रुकी और बोली, सही है, आपके पास जितने भी हैं मुझे वे सब चाहिए। कीमत कोई समस्या नहीं है। वास्तव में मैं युवा मास्टर आरव के साथ दीर्घकालिक व्यवस्था कर सकती हूँ। दूसरे शब्दों में, मेरा रत्न संग्रह भवन आपके द्वारा बनाए गए सभी तंत्रों को ले लेगा। युवा मास्टर आरव, आप शर्तें और कीमत तय कर सकते हैं। वह इससे हैरान नहीं था, क्योंकि उच्च श्रेणी के तंत्र अत्यंत दुर्लभ थे। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि ये 1000 थे। कलाई के एक झटके के साथ बीरा के सामने एक सूची प्रकट हुई और उसने सूची को देखते ही तुरंत अपनी भौहें सिकोड़ी। सूची में मौजूद खजाने स्वाभाविक रूप से वे सामग्रियां थीं जो आरव को अपने दैवीय दैत्य शरीर को साधने के लिए चाहिए थीं। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। जब आरव ने बीरा को अपनी भौहें सिकोड़ते देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। क्या हुआ? क्या रत्न संग्रह भवन के पास ये खजाने नहीं हैं? क्या यह नहीं कहा जाता कि रत्न संग्रह भवन ने दुनिया के सभी रत्नों को इकट्ठा कर रखा है? क्या वह सिर्फ एक मजाक था? बीरा ने आरव पर एक नजर डाली और बेरुखी से कहा, युवा मास्टर आरव, मुझे शब्दों से उकसाने की जरूरत नहीं है। 4 महान दिव्य दैत्यों के रक्तसार के अलावा मेरे रत्न संग्रह भवन के पास इस सूची में लिखी बाकी सभी सामग्रियां मौजूद हैं। यहां तक कि उन 4 महान दिव्य दैत्यों का रक्तसार भी मेरा रत्न संग्रह भवन प्राप्त करने में सक्षम है। हालांकि मैं यह पूछना चाहती हूं कि क्या युवा मास्टर आरव इसकी कीमत चुका सकते हैं? यह सुनकर आरव के दिल की धड़कन तेज हो गई। फिर भी उसने चेहरे पर शांति बनाए रखी और कहा, मालकिन बीरा, अपनी कीमत बताइए। बीरा ने अपने सामने रखा चाय का प्याला उठाया और एक घूंट भरकर शांति से कहा, 10 करोड़ ऊर्जा पत्थर। क्या? आरव अचानक खड़ा हो गया, पर फिर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह वापस बैठ गया। उसके होठों के कोने थोड़े कांपे और उसने सूखी हंसी हंसते हुए कहा, मालकिन बीरा, क्या आपको यकीन है कि आपसे कोई गलती नहीं हुई? आपको क्या लगता है? बीरा ने आरव को उदासीनता से देखा। आरव ने एक गहरी सांस ली और कहा, मालकिन बीरा, क्या यह कुछ ज्यादा महंगा नहीं है? क्या सच में? बीरा हल्के से हंसी और बोली, युवा मास्टर आरव, मैं उन स्वर्ग और पृथ्वी के प्राकृतिक खजानों के बारे में ज्यादा नहीं कहूंगी जो आपको चाहिए। भले ही वे 5 तत्वों के हों और एक दूसरे को बढ़ावा देने या रोकने वाले खजाने हों, पर मेरे रत्न संग्रह भवन के लिए वे कोई बड़ी बात नहीं हैं। हालांकि जिन 3 महान दिव्य दैत्यों वर्मिलियन पक्षी, काला कछुआ और श्वेत बाघ के रक्तसार की आपने मांग की है, वे ऐसी चीजें नहीं हैं जिन्हें सिर्फ पैसे से खरीदा जा सके। आखिर वे सभी कबीले दैत्य इलाके में रहते हैं और उनमें से हर एक की शक्ति अत्यंत भयानक है। इसके अलावा वे अपने सदस्यों के प्रति बहुत सुरक्षात्मक और प्रतिशोधी हैं। इसलिए उनका रक्तसार प्राप्त करना मतलब उन्हें पूरी तरह से नाराज करना है। एक छोटी सी गलती इंसान और दैत्य जाति के बीच युद्ध का कारण बन सकती है। यह बहुत महंगा है। आरव ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से हंसा।
क्या मजाक है। 10 करोड़ ऊर्जा पत्थर वह खुद को बेचकर भी हासिल नहीं कर सकता था। तो फिर मेरे हाथ बंधे हुए हैं, बीरा ने कहा। वहां का माहौल एकदम शांत हो गया। आरव हार नहीं मानना चाहता था। आखिर दैवीय दैत्य शरीर वास्तव में अत्यंत शक्तिशाली था। यदि वह इसे सफलतापूर्वक साध लेता तो नरक अग्नि और अपनी बैंगनी गूढ़ ऊर्जा की मदद से उसका शारीरिक शरीर एक भयानक स्तर पर पहुंच जाता। इस तरह उसके पास प्राचीन युद्ध क्षेत्र के उन असाधारण प्रतिभाओं और यहां तक कि पुष्प महल के खिलाफ खड़े होने की शक्ति होती। लेकिन यह वास्तव में भयानक हद तक महंगा था। 10 करोड़ ऊर्जा पत्थर। शायद पूरे आदित्य विद्यालय की कुल संपत्ति भी इतनी नहीं होगी। क्या मैं इसे उधार पर ले सकता हूं? आरव का चेहरा यह कहते ही शर्म से लाल हो गया। ये शब्द काफी निर्लज्ज थे, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की। बीरा की पलकें झपकीं, उसने आरव को देखा और धीरे से अपना सिर हिलाया। वह मुस्कुराई और बोली, युवा मास्टर आरव, आप ऐसी बात भी कह सकते हैं। मैं सच में हैरान हूं। आरव ने कंधे उचकाए। वैसे भी उसने अपनी शर्म को दरकिनार करने का फैसला कर लिया था। उसने कहा, मालकिन बीरा, बस मुझे इतना बताइए कि यह संभव है या नहीं। सच कहूं तो ये सामग्रियां मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यदि आप मुझे फिलहाल इन ऊर्जा पत्थरों का कर्ज लेने देंगी तो मैं इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। बीरा चुप हो गई। कुछ देर बाद उसने अचानक कहा, अफवाहों के अनुसार युवा मास्टर आरव ने प्रबुद्ध तलवार हृदय प्राप्त कर लिया है। क्या यह सच है? आरव एक पल के लिए झिझका और फिर उसने सिर हिला दिया। वह जानता था कि उसे अपनी कीमत दिखानी होगी, वरना वह उसे इतनी बड़ी राशि का कर्ज क्यों लेने देगी। आरव को सिर हिलाते देख बीरा की चाय के प्याले पर पकड़ मजबूत हो गई और उसने कहा, क्या आपके पास वास्तव में प्रबुद्ध तलवार हृदय है? बिल्कुल। बीरा ने आरव को गौर से देखा और कहा, आपको उधार देना असंभव नहीं है। हालांकि युवा मास्टर आरव को मुझे एक वचन देना होगा, और यदि आप सहमत होते हैं तो मैं ये सभी चीजें आपको दे दूंगी। आरव ने गंभीरता से कहा, शर्त क्या है? मेरे आन वंश का मुख्य मानद बुजुर्ग बनिए। बीरा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, सच कहूं तो मैं एक दीर्घकालिक निवेश कर रही हूं। सच्चाई यह है कि आपकी वर्तमान शक्ति बहुत कम है और यह मेरे आन वंश के लिए पूरी तरह से बेकार है। हालांकि मैं युवा मास्टर आरव के भविष्य को लेकर सकारात्मक हूं। दूसरे शब्दों में, यदि मेरा आन वंश आज से 100 या 1000 साल बाद किसी खतरे में हो और वह आपके वश में हो तो मैं उम्मीद करती हूं कि आप मेरे आन वंश की मदद करेंगे। आपका यह निवेश अत्यंत जोखिम भरा है। आरव ने भी उसकी आंखों में देखा और कहा, आखिरकार भविष्य अनिश्चितताओं से भरा है। यदि कोई बदलाव आता है तो मालकिन बीरा के 10 करोड़ ऊर्जा पत्थर बर्बाद हो सकते हैं। इसके अलावा भले ही मैं कुछ 100 या 1000 साल जीवित रहूं, पर क्या आप निश्चित हो सकती हैं कि तब तक मेरा मन नहीं बदलेगा? बीरा मुस्कुराई और बोली, निवेश हमेशा जोखिम भरा होता है। मैं युवा मास्टर आरव के भविष्य और चरित्र पर दाव लगा रही हूं। आरव ने उसे काफी देर तक देखा और फिर कहा, मैं मालकिन बीरा के साहस की प्रशंसा करता हूं। मैं आरव वादा करता हूं कि जब तक आन वंश मेरे साथ विश्वासघात नहीं करेगा, तब तक मैं भी आन वंश के साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। बीरा ने आरव को देखा, फिर आरव की सूची अपने पास खड़े मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को थमा दी और कहा, जितनी जल्दी हो सके इन सामग्रियों को इकट्ठा करने के लिए वंश के सभी संसाधनों का उपयोग करो। जो हमें नहीं मिले उन्हें उत्तरी आन वंश से खरीद लो और कीमत की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी, उस व्यक्ति ने उत्तर दिया और हॉल से बाहर चला गया।
आरव ने ईमानदारी से कहा, धन्यवाद। बीरा मुस्कुराई और बोली, अगर आप सच में मुझे धन्यवाद देना चाहते हैं तो भविष्य में आपके द्वारा बनाए गए सभी तंत्र मेरे रत्न संग्रह भवन को ही बेचिएगा, ठीक है? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, निश्चित रूप से। बीरा ने आरव के सामने एक अनंतकोश अंगूठी रखी और कहा, ये उन 1000 उच्च श्रेणी के तंत्रों के ऊर्जा पत्थर हैं। यह बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन युवा मास्टर आरव के लिए पर्याप्त होना चाहिए। धन्यवाद, आरव ने सच्चाई से कहा। चाहे वह उसका उपयोग कर रही हो या नहीं, फायदा फिलहाल आरव का ही हो रहा था। इसके अलावा वह बहुत स्पष्ट थी। तो इसे एक जुआ और व्यापार कहा जा सकता था, जिसमें उसने पहले ही भुगतान कर दिया था और उसकी सारी जरूरतों को पूरा कर दिया था। इसलिए यह वास्तव में उसके प्रति एक बड़ी दयालुता मानी जा सकती थी। बीरा ने सिर हिलाया और फिर अचानक कहा, वैसे क्या आप जानते हैं कि गुप्त ड्रैगन स्तंभ अभी तक क्यों नहीं खुला है? यह सुनकर आरव ने अपनी भौहें सिकोड़ी और सिर हिला दिया। सच तो यह है कि वह खुद भी इस बात से बहुत हैरान था, क्योंकि वह काफी समय से प्राचीन युद्ध क्षेत्र में था, लेकिन गुप्त ड्रैगन स्तंभ में कोई हलचल नहीं हुई थी। बीरा धीरे से खड़ी हुई और दरवाजे के बाहर क्षितिज की ओर देखने लगी। उसकी आंखों में गंभीरता थी और उसने धीरे से कहा, क्योंकि एक व्यक्ति यहाँ नहीं है। आपका क्या मतलब है? आरव उलझन में था। गुप्त ड्रैगन स्तंभ को खोलने के लिए पहले युद्धदेव के भाले आकाशभेदी की आवश्यकता होती है, क्योंकि गुप्त ड्रैगन स्तंभ के नीचे की ड्रैगन रेखा को पहले युद्धदेव ने ही सील किया था। अतीत में नाइन्थ रैंक संप्रदाय और अन्य असाधारण शक्तियां आकाशभेदी उधार लेने के लिए युद्धदेव पर्वत पर जाती थीं। हालांकि इस बार उन शक्तियों ने इसे उधार नहीं लिया, बीरा ने धीरे से कहा। उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? बीरा ने आरव पर एक नजर डाली और कहा, क्योंकि आकाशभेदी को जल्द ही एक नया मालिक मिलने वाला है। आरव का चेहरा गंभीर हो गया और उसने कहा, आपका मतलब है कि नया युद्धदेव प्रकट होने वाला है? बीरा ने सिर हिलाया और कहा, इस साल की प्रतिभाएं अतीत की तुलना में कहीं अधिक और भयानक हैं। इस बार यह असाधारण प्रतिभाओं के बीच एक वास्तविक युद्ध है। मैं यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हूं कि क्या इस पीढ़ी का युद्धदेव उन सभी प्रतिभाशाली योद्धाओं की लाशों को कुचलकर गुप्त ड्रैगन स्तंभ के शिखर पर पहुंच पाएगा। इतना कहकर बीरा एक पल के लिए रुकी और बोली, युवा मास्टर आरव, अपनी शक्ति को जल्द से जल्द बढ़ाएं, क्योंकि मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार वह भविष्य का युद्धदेव पहले ही युद्धदेव पर्वत के रास्ते में है। यदि कुछ अनपेक्षित नहीं होता है तो गुप्त ड्रैगन स्तंभ अधिकतम 2 महीनों में खुल जाएगा। उस समय बिना जबरदस्त शक्ति के स्तंभ पर चढ़ने की कोशिश करना मौत को दावत देने जैसा होगा। आरव ने सिर हिलाया। वास्तव में भले ही उसके पास अब 2 प्राकृतिक खजाने थे, फिर भी उसे अपनी वर्तमान शक्ति थोड़ी कम लग रही थी। हाँ, इस प्राचीन युद्ध क्षेत्र में जहां चारों ओर प्रतिभाएं भरी पड़ी थीं, उसे अपने किसी भी तरूप के पत्ते के बावजूद सुरक्षा का एहसास नहीं हो रहा था। यही कारण था कि उसने इतनी निर्लज्जता दिखाई और उससे ऊर्जा पत्थरों का कर्ज मांगा था। युवा मास्टर आरव, बस रत्न संग्रह भवन में ही ठहरें। यह बहुत बड़ा है और यहाँ साधना करने के लिए कई जगहें हैं। आप निश्चिंत रहें, क्योंकि यहाँ साधना के दौरान कोई आपको परेशान नहीं करेगा। मैं थोड़ी देर में आपकी आवश्यक सामग्रियां भिजवा दूंगी। बीरा वापस बैठ गई और शांति से बोली, वह मुझे जाने के लिए कह रही है। आरव समझदार था, इसलिए वह खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए कहा, तो मैं आपको कष्ट दे रहा हूँ। इतना कहकर आरव हॉल से बाहर निकल गया। जब आरव हॉल से बाहर गया तो उसी जगह के पीछे से एक परछाई जैसी महिला की आकृति प्रकट हुई जहां अभी आरव बैठा था।
छोटी बीरा, क्या यह सही था? महिला ने पूछा। हाँ था। बीरा का चेहरा शांत था और उसकी आंखें स्थिर थीं। उसने दृढ़ता से कहा, चाची, आपने उससे जुड़ी जानकारी देखी है। वह एक अत्यंत निष्ठावान व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति के साथ केवल दयालुता और एहसान के माध्यम से ही पेश आया जा सकता है। जब तक मेरा आन वंश उसके साथ विश्वासघात नहीं करेगा, तब तक वह भविष्य में कभी हमारे साथ विश्वासघात नहीं करेगा। क्या आपको इतना यकीन है कि वह एक असाधारण विशेषज्ञ बनेगा? महिला ने पूछा। नहीं। तो फिर क्यों? पर भले ही उसके पास 100 में से केवल एक मौका हो, क्या मेरे लिए यह कोशिश करना सही नहीं है? बीरा ने कहा, अगर मैं यह जुआ हार जाती हूँ तो केवल 10 करोड़ ऊर्जा पत्थरों का नुकसान होगा, लेकिन अगर मैं जीत गई तो हमारा आन वंश अगले 1000 वर्षों तक अस्तित्व में रहेगा। भले ही उसके पास प्रबुद्ध तलवार हृदय हो, पर जरूरी नहीं कि वह तलवार संप्रदाय का दूसरा स्थापना पूर्वज बने, महिला ने टोका। सिर्फ प्रबुद्ध तलवार हृदय ही इस दाव को लगाने के लिए काफी है, क्या ऐसा नहीं है? महिला शांत हो गई। कुछ देर बाद उसने कहा, क्या आपको लगता है कि वह नाजिन को रोक सकता है? नहीं, बीरा ने कहा, जब तक उसके पास वास्तव में वह शक्ति न हो जो तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज के पास तब थी जब वे सालों पहले प्राचीन युद्ध क्षेत्र आए थे। नहीं, भले ही वह स्थापना पूर्वज ही क्यों न हो, वे शायद उसी उम्र में उसके कदमों को नहीं रोक पाते। वह सबसे असाधारण प्रतिभा है जिसे मैंने कभी देखा है। तो फिर आपने उस लड़के से क्यों कहा? उम्मीद रखना हमेशा अच्छा होता है ना? बीरा ने कहा, जीवन आश्चर्यों से भरा है। शायद वह हमें एक सुखद आश्चर्य दे सके। महिला ने आह भरी और आगे कुछ नहीं कहा। बीरा ने अचानक पूछा, वैसे चाची, क्या आप जानती हैं कि इस बार प्राचीन युद्ध क्षेत्र में इतनी सारी अद्भुत और असाधारण प्रतिभाएं क्यों प्रकट हुई हैं? एक महाविनाश उथल पुथल आने वाली है। रत्नसंग्रह भवन के भीतर एक पत्थर के घर के साधना स्थल पर आरव की आंखें उत्साह और खुशी से चमक रही थीं, जब उसने अपने सामने जमीन पर रखे प्राकृतिक खजानों के ढेर को देखा। सब कुछ इकट्ठा हो गया था। अब वह दैवीय दैत्य शरीर की साधना शुरू कर सकता था। अब क्या होने वाला है, आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।